हेलो, वेलकम टू सिंपल लाइन। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो क्लास 9th का सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर ही होगा अभी के लिए। इसके बाद जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है वो हम बाय द टाइम लेकर के आएंगे, जिससे जो लर्नर्स हैं उनको सब कुछ एक ही टाइम पे ओवरबर्डन ना हो। ठीक है? तो यहाँ से हम अब आज अपना पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये 2 या 3 पार्ट में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं चैप्टर को छोटे से छोटा रखूँ, जिससे कंटेंट आपके लिए ओवरबर्डन ना हो और आप चीज़ों को ईज़िली डाइजेस्ट कर सकें। मेरा मकसद चीज़ों को एक बार में फिनिश करना नहीं है। चीज़ें आपके लिए लर्निंग एन्जॉयबल होनी चाहिए, ना कि ये कि आप आए, आपने कुछ सुना और उसके बाद आप चले गए, ऐसा नहीं। तो ये मेरी कोशिश रहेगी, बाकी आपके जो भी फीडबैक्स होंगे आप वो देंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उनको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में इनकॉर्पोरेट करके वीडियोज़ को और बेटर करूँ। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 9th की बुक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। वहाँ से आज हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। डेमोक्रेसी आप जानते हैं, हमें पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी में पावर पीपल के पास होती है, जो बाय मीन्स ऑफ वोटिंग अपनी पावर ट्रांसफ़र करते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हमारी रिप्रेजेंटेटिव होती है, जो कि हमारे मुद्दों को लेकर के, जो हमारे इश्यूज़ हैं, हम जनता क्या चाहती है एक कंट्री में, उनको लेकर के आगे चलती है और हमारी जो जिन मुद्दों को लेकर के हमने वोट किया है, उनको फुलफ़िल करती है। सो हमारी जो डेमोक्रेसी है, वो इस तरीके से काम करती है। एक मोटे-मोटे तौर पे अभी मैंने ये बताया। डेमोक्रेसीज़ की काफ़ी सारी डेफिनेशंस भी हैं। वर्ल्ड में काफ़ी तरह की डेमोक्रेसीज़ ऑलरेडी रन कर रही हैं। हमारी कंट्री में, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। स्विट्ज़रलैंड में जाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यूके में जाएंगे तो वहाँ पे डेमोक्रेसी की फॉर्म थोड़ी अलग है इंडिया के कंपैरिजन में, कि वहाँ पे मोनार्क भी होते हैं और डेमोक्रेसी भी है। ठीक है? कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड, कॉन्टेम्प्ररी होता है अभी का जो टाइम चल रहा है। अगर पहली डेफिनेशन पूछी जाए कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, आपसे अगर ये पूछा जाएगा डेमोक्रेसी क्या है, तो आपके पास में एक ऐसा जवाब होना चाहिए जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। ऐसा जवाब अगर अमेरिका में किसी से पूछा गया, तो अब्राहम लिंकन से जब पूछा गया तो उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत सिंपल डेफिनेशंस की दी। वो थी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये मोस्ट फेमस डेफिनेशन होगी एवर डेमोक्रेसी की, अगर कभी भी पूछी जाए तो। अब हमारी कहानी शुरू होती है 2 स्टोरीज में। पहली स्टोरी है जो कि चिले की है, जो कि आप साउथ अमेरिका जो देख रहे हैं, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है चिले, उसके वेस्टर्न कोस्ट पे। और दूसरी कहानी है पोलैंड की, जो कि ईस्टर्न यूरोप में है। इन 2 कहानी में डेमोक्रेसीज़ उन दोनों कंट्रीज़ में किस तरीके से इस्टेब्लिश्ड होती है, ये लेकर के चलती है आगे। तो अभी जो ये साउथ अमेरिका वाला जो पॉइंट है, मैं इसको ज़ूम आउट करने वाला हूँ। यहाँ पे फोकस रखना, जो साउथ अमेरिका का पॉइंट है, ये चिले। देखने में हमारे केरला जैसा लगता है ना? तो ये साउथ अमेरिका का ये पॉइंट है, चिले। अब इसकी स्टोरी चलती है। इसमें कुछ किरदार हैं, उनके नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे, क्योंकि जब चाहे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, चाहे वो समेटिव हो, उसमें आपका ये पूछा जाएगा। कैरेक्टर नंबर 1, दिस गाय हु इज इन सर्कल। देख रहे हैं? सेल्वाडोर एआंदे। ये सेल्वाडोर एआंदे हैं। ये ही वाज अ गाय हु यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ चिले। ये सोशलिस्ट बाय हार्ट थे, जैसा कि हमारे यहाँ पे सोशलिस्ट बाय हार्ट
हमारे नेहरू साहब हैं, उसी तरीके से सोशलिस्ट बाय हार्ट ये भी थे। एंड चीले की एक सोशलिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चीले, वो इन्होंने फॉर्म की थी। सॉरी, ये उस पार्टी से आते थे। और ही लेड द पॉपुलर यूनिटी कोalition टू विक्ट्री ऑफ 1970 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 1970 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे चीले में, वहाँ पे इन्होंने कोalition करके अच्छी खासी मेजोरिटी एस्टेब्लिश करके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। अब कहानी यहाँ तक तो सही चल रही थी कि चीले है, चीले में डेमोक्रेसी भी है, और जो वहाँ पे जो पर्सन है वो सोशलिस्ट भी है, कि वो जनता के बारे में सोचता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है बिग एंटरप्राइजेस पर, मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस पे ये कह सकते हैं। अब कहानी जब इससे आगे चली, तो प्रेसिडेंट सल्वाडोर अयानदे वाज डूइंग मैनी वर्क टुवर्ड द बेटरमेंट ऑफ द पुअर। वो लोगों की एजुकेशन पे काम कर रहे थे, वो फार्मर्स के लिए भी काम कर रहे थे, चिल्ड्रंस को फ्री मिल्क, उनके न्यूट्रिशन पे काम कर रहे थे। आज अगर एक बच्चे को उसकी बॉडी के हिसाब से फुल न्यूट्रिशन दिया जाए तो कल को वो ह्यूमन कैपिटल बनेगा, कंट्री की ग्रोथ में वो अपना पार्टिसिपेंट करेगा। तो उनके जो ये पॉलिसीज थी लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। लैंडलेस लेबर्स थे, क्योंकि अमेरिका में आप देखेंगे कि वहाँ पे स्लेव्स का भी काफ़ी ज़्यादा रहा है, तो जो लैंडलेस लेबर्स थे उनको रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड भी कर रहे थे। कोई गरीब आदमी है, उसके पास अगर बोने जोतने की ज़मीन नहीं है, तो जिसके पास एक्सेस लैंड है उससे कुछ पोर्शन लेकर के जिनके पास नहीं है उनको देना। सो इट वाज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। तो ये उनकी पॉलिसीज चल रही थी, विच वाज वेरी क्वाइट हेल्पफुल फॉर द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब जो अयानदे हैं, ये अगेंस्ट द फॉरेन कंपनीज थे, क्योंकि साउथ अमेरिका नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है। तो जो फॉरेन कंपनीज थी वो वहाँ पे आती थी, क्योंकि साउथ अमेरिका अगर देखा जाए वो पूरा कॉन्टिनेंट तो नॉर्थ अमेरिका के कंपैरिजन में काफ़ी पुअर वो कॉन्टिनेंट है। तो वो कंट्रीज आकर के यहाँ से जो रिसोर्सेज थे लाइक कॉपर वो एक्सट्रैक्ट करती थी और लेकर के जा रही थी। सो ही वाज नॉट लाइक बाय द लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो रिच थे, वो तो चाह रहे थे कि उनको वो जो रिसोर्सेज हैं वो जाती रहें, उनको पैसा आ रहा है तो उनको ऐसी परेशानी थी नहीं। तो अयानदे के वो अगेंस्ट थे, जो ये कैपिटलिस्ट थे उनको अयानदे पसंद नहीं आए फिर। और एंड द चर्च एंड सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज की आंखों में भी वो के रखते थे कि यार इस बंदे को नीचे गिराना होगा, अदरवाइज ये हमारा जो पावर है उसको सही से इस्टेब्लिश नहीं करने देगा। तो उनको ऐसा मौका मिलता है 1973 में, जब वहाँ पे चीले में मिलिट्री कू कर दिया जाता है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 11th September 1973, रिमेंबर द डेट, 11th September 1973, मिलिट्री आती है, वो सी पोर्ट पे को अपने कवर में कर लेती है, डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेती है। मिनिस्ट्री कमांडर आस्क मिस्टर प्रेसिडेंट सल्वाडोर अयानडे टू रिज़ाइन, कि भाई आप अब आइए, आप रिज़ाइन कर दीजिए। जो वहाँ के मिलिट्री कमांडर थे वो बोलते हैं कि इतना बड़ा मिलिट्री कू होता है, जैसे कि आपने देखा म्यांमार में, इंडिया के नेबर में भी ऐसा हुआ। अयानदे रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई मैं रिज़ाइन नहीं करने वाला हूँ। बट व्हेन ही रियलाइज द डेंजर टू द कंट्री, he addressed the nation over the radio and delivered his last speech। उनकी लास्ट स्पीच काफ़ी फेवरेट रही है रिवोल्यूशनरीज के, या फिर जो डेमोक्रेसी के फेवर में लोग रहते हैं उनके लिए वो काफ़ी बड़ी चीज़ है, और इवन वो है भी। सो मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट हाउस एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग वेयर ही डाइड। सल्वाडोर अयानदे की जो लास्ट स्पीच थी, उन्होंने कहा कि वर्कर्स ऑफ माई कंट्री, मेरी मेरे देश के जो वर्कर्स, आई हैव फेथ इन चीले, मुझे चीले के भविष्य में
पूरा विश्वास है। आई हैव फेथ इन चीले एंड इट्स फ्यूचर। अदर मैन विल ओवरकम दिस डार्क एंड बेटर मोमेंट when Trojan seeks to prevail. Keep in mind that much sooner than later, the great avenue will again be opened, through which will pass free man to construct a better society. अभी जो ये डार्कनेस का समय चल रहा है ना, ये काफ़ी जल्दी निकल जाएगा, और इसके बाद जो समय आएगा, हम फिर से फ्री होंगे और हम एक बेटर सोसाइटी बनाएंगे। लॉन्ग लिव चिले, लॉन्ग लिव पीपल, लॉन्ग लिव द वर्कर्स। तो ये सल्वाडोर की लास्ट स्पीच थी, जिसके बाद जो मिलिट्री ने उनके हाउस पे बॉम्बार्डिंग की, और जो सल्वाडोर साहब हैं उनकी इसमें डेथ हो जाती है। These are my words and I am certain that my sacrifice will not be in vain. ये मेरे वर्ड्स हैं और मुझे पता है कि जो मेरा सैक्रिफाइस है, मेरा बलिदान है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आई एम सर्टेन, मुझे पूर्ण रूप से पता है, पूरा विश्वास है। At the very least, it will be a moral lesson that will punish felony, cowardice and treason. ये मेरा पूरा विश्वास है कि अंत में जो भी ये कायरता का काम यहाँ पे कर रहे हैं, मीन्स वो किसको डिनोट कर रहे हैं कायरता का काम? जो मिलिट्री कमांडर हैं, जो मिलिट्री ने कू किया है, वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो उन्होंने हिला के रख दिया है, गिरा दिया है। मिलिट्री को जहाँ जिन भी देश में होता है ना, उन देश का फ्यूचर इतना स्टेबल नहीं रह पाता है। आप अपने नेबर में देखिए, इमीडिएट नेबर में देखिए, ईस्ट में देखेंगे तो म्यांमार पाएंगे। म्यांमार में मिलिट्री coup हुआ, डेमोक्रेसी वहाँ पे ख़त्म कर दी गई, फ्यूचर स्टेबल नहीं है उस कंट्री का। आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान में जो मोस्टली पावर है वो मिलिट्री के हाथ में होती है। तो जो वहाँ पे आज तक भी पाकिस्तान कभी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं ला पाया। उनकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा किसी ना किसी के प्रेशर में ही रहती है। तो उस कंट्री की भी जो हालत है वो खस्ता है, सबको पता है। ये दिस इज द मैन हु इज द विलन। यही वो व्यक्ति है जो इस कहानी में विलन है, जनरल ऑगोस्तो पिनोशे। इन्होंने ही कू कराया था, इन्होंने उस कू को लीड किया था। ही लीड द कू एंड हैड सपोर्ट ऑफ यूएसए, एज यूएसए वाज नॉट हैप्पी विद अयानदे रूल। अयानदे के रूल से यूएस खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? अयानदे सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट बाय हार्ट थे। यूएसए जो कि एक कैपिटलिस्ट नेशन है, तो उसका सपोर्ट कैपिटलिस्ट के लिए था। वो चाहता था कि इंडस्ट्रीज जाएं, अर्न करें और अच्छा रहेगा, बट अयानदे उनके अगेंस्ट थे। तो इसीलिए उन्होंने इनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के वहाँ पे मिलिट्री coup करा दिया। फिनोशे प्रेसिडेंट बन जाते हैं और इनका रूल काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। फिनोशे के अगर रूल की बात आएगी तो आप ये जानेंगे कि फिनोशे का रूल वहाँ पे 17 साल तक रहा, फॉर नेक्स्ट 17 ईयर्स, फ्रॉम 1973 टू नेक्स्ट 17 ईयर्स फिनोशे रूल्ड द चिले। वो डिक्टेटर थे। डिक्टेटर क्या होता है? आपने मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज़ में नॉर्थ कोरिया की कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनी होगी कि वहाँ पे अगर 1 महीने के लिए हंसने पे पाबंदी है, they no person will be allowed to smile or laugh for the next 1 month. Everyone has to follow the same hairstyle as the dictator is having. सो वो क्या है? वो डिक्टेटरशिप है। लोगों के पास अपनी विल नहीं होती है कुछ भी करने की। जितना ऊपर से बताया जाएगा उतना ही लोगों को करना होगा। अगर ऊपर से आज बोल दिया गया कि आज सबको फास्ट रखना है तो सभी फास्ट रखेंगे। आज सबको ओवर डाइट करना है तो ओवर डाइट करेंगे। तो इसमें भी यहाँ पे भी ऐसे ही था चीले में। नो वन कुड क्वेश्चन हिम। हिज गवर्नमेंट टॉर्चर्ड एंड किल्ड सेवरल ऑफ दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी। ये हमेशा होगा ही होगा। जिस भी देश में जब भी डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठेगी तो जो डिक्टेटर होगा वो आवाज़ को दबा देगा। क्योंकि डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि वहाँ पे एक चीज़ होती है कि दे आर एग्री
टू डिसएग्री। मैं और आप एक बात से अगर सहमत नहीं करते हैं, एग्री नहीं होते हैं, तो भी हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं करते हैं या मैं आपकी बात से सहमत नहीं करता हूं, तो जिसके पास भी पावर होगी वो सामने वाले को छोड़ेगा नहीं। तो अब यहाँ पे आते हैं। मुझे जो अयान दे के सपोर्टर्स थे, जो डेमोक्रेसी चाहते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया। उनको इतना ज़्यादा परेशान किया गया कि उनकी जो लाइफ थी, दैट वाज फुल ऑफ सॉरो। इस डिक्टेटरशिप रूल में देयर लाइफ वाज फुल ऑफ सॉरो। उनको टॉर्चर किया जा रहा था। इवन इज द डेटा के मोर देन 3000 पीपल वर किल्ड इन द मिलिट्री एंड मैनी आर मिसिंग, के जिनका आज तक पता नहीं चला है। डिक्टेटर रूल ऐसा ही होता है, ये कभी अच्छा नहीं होता है। इसमें ह्यूमैनिटी की, इसमें ह्यूमन राइट्स की कभी बात होती ही नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही बात होती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसको जो पावर में है उसे जो अच्छा लग रहा है वो करता जाएगा। अब मिलिट्री ने तो कू किया था, ऐसा नहीं था कि सभी मिलिट्री मैन ही ऐसे करप्ट थे। कुछ ऐसे भी थे जो कि चाहते थे कि देश में डेमोक्रेसी बनी रहे। उनमें से एक थे जनरल अल्बर्टो बशे, जो कि एयरफोर्स ऑफिसर थे। एंड उनके साथ साथ काफ़ी अदर्स ने भी इस कू को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो जब इन्होंने मना किया तो जो इनकी वाइफ थी और जो इनकी डॉटर थी उनको प्रिजन में डाला गया, जेल में डाला गया, उनको काफ़ी साल तक टॉर्चर भी किया गया। और ये जो एरो आ रहा है ये इनकी डॉटर है, जिन्होंने बाद में बहुत अच्छा काम किया। इसके बारे में भी आपको आगे पता चलेगा। अब टाइम चेंजेस एवरीथिंग एक्सेप्ट समथिंग विद इन अस, which is always surprised by change। अब समय तो बदलता ही बदलता है। समय की एक खासियत है, कुछ भी हो जाए, अगर आज कल चल रहा है ना तो कल को सही कुछ अच्छा होगा। तो ऐसा ही चीले में भी हुआ। चीले में जो पिनोशे थे, उनको लगा कि अभी मैंने 17 साल तक रूल किया है और मेरे से लोग खुश हैं, क्योंकि डिक्टेटर को हमेशा यही लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ। तो यही ख्वाब फिनोशे को भी आया कि मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं वो सब कुछ सही कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, रेफरेंडम करा लेते हैं। 1988 का टाइम था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रेफरेंडम की तैयारी करो। तो चिले में रेफरेंडम का टाइम आता है। अब यहीं से वो पॉइंट है जहाँ से टाइम बदलना शुरू हो गया। रेफरेंडम होता है, वोटिंग होती है। रेफरेंडम का पहले मैं आपको बता दूं, रेफरेंडम क्या होता है। रेफरेंडम ये होता है कि लोगों से पूछा जाता है, यस या नो में लोग आंसर करते हैं कि सपोज कि आपको डेमोक्रेसी चाहिए या यू आर हैप्पी विद आवर रूल। इफ यू वांट डेमोक्रेसी सो से यस, नो डेमोक्रेसी से नो। सो इट वाज इन यस और नो। तो ये होता है रेफरेंडम में, पीपल्स विल पूछी जाती है कि लोग क्या चाहते हैं। जो रिजल्ट आता है फिर उसके आगे चीज़ें देखी जाती हैं। तो यही हुआ चीले में। फिनोशे इतने कॉन्फिडेंट थे अपने रूल के बारे में कि मैं जीत जाऊंगा, बट लोग ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि लोग टॉर्चर थे, लोग परेशान थे, लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। वो अपने पड़ोसी कंट्रीज को देख रहे थे कि वो कितनी डेवलप हो रही हैं। वो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए को देख रहे थे कि यूएसए में कितनी फ्री विल है, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास नहीं है चिले में। तो वो ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो फिनोशे वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज विन, बट चिले पीपल वांटेड डेमोक्रेटिक रूल। और वो जो चिले के लोग थे वो ये बात कभी नहीं भूले थे कि जब चिले एक डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ करती थी तब वो कितनी खूबसूरत थी। उनके पास कितने राइट्स थे, वो अपनी बात रख सकते थे। वो किसी चीज़ से अगर डिसएग्री थे तो वो बात कह सकते थे। तो वो जो ब्यूटीफुल मेमोरीज थी वो उनके पास हमेशा से थी। तो इसीलिए उन्होंने डिक्टेटरशिप को नो कहा और डेमोक्रेसी को यस किया। फिनोशे लॉस्ट कर देते हैं अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और धीरे धीरे उसकी मिलिट्री पावर भी चली जाती है।
फाइनली जिन लोगों ने वो कायरता का काम किया था, जिसको लेकर के अयानदे अयानदे याद है, जो चीले के प्रेसिडेंट थे, सोशलिस्ट बाय हार्ट। तो जो उन्होंने कहा था कि ये जो कायरता का काम अभी हो रहा है ना, ये एक दिन पनिश किए जाएंगे, और यही हुआ। रेफरेंडम में इन लोगों को जनता ने नकार दिया। वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने की बात आ जाती है। सिंस देन द चिले हैज़ गॉन थ्रू मैनी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड मिलिट्री रूल ओवर ग्रेजुअली। तो अच्छे दिन फाइनली चिले वालों के आ गए। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑर्डर्ड इंक्वायरीज इनटू फिनोशे रूल। अब जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो फिनोशे का रूल था उसके बारे में इंक्वायरी बिठाई कि फिनोशे का रूल किस तरीके का रहा चिले में। तो उसकी बहुत ही ब्रूटल साइड निकल कर के आई कि गवर्नमेंट कितनी करप्ट थी, लोगों की लाइफ किस तरीके से ब्रिटिश हो गई थी। जो गवर्नमेंट दिखा रही थी कि वो कितनी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं था। लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस बची नहीं थी। पीपल वर ऑलवेज इन डेंजर कि पता नहीं आज क्या चीज़, किस चीज़ का फरमान आ जाए। तो ये सिचुएशन वहाँ पे लगातार चलती रही। 2006, मिशेल बशेट, ये वही हैं जो कि उस टाइम पे जो एयरफोर्स थे, जिन्होंने कू ज्वाइन करने से मना कर दिया था और उनकी डॉटर, उनकी वाइफ को जेल में डाल दिया था। तो जो उनकी डॉटर थी, वो 2006 में चीले के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत करके आती हैं, और वो भी उस टाइम पे इन्होंने इलेक्शन जीता जब इनके सामने रिचेस्ट मैन फ्रॉम द चीले खड़े थे। चीले के रिचेस्ट मैन, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन वाज अगेंस्ट हर। तो इन्होंने उसको डिफीट किया एंड शी वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2006। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अ डिफेंस मिनिस्टर फ्रॉम लैटिन अमेरिका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में से शी वॉज द फर्स्ट वन हु बिकेम द डिफेंस मिनिस्टर, जो कि रक्षा मंत्री बनी। दक्षिण अमेरिका से ये पहली ऐसी थी फ्रॉम साउथ अमेरिका। अब जब ये जीती तो इन्होंने भी अपनी अच्छी अच्छी खासी स्पीच दी, क्योंकि हर कोई भी लीडर होता है वो जीतने के बाद अपनी एक अच्छी स्पीच देते ही देते हैं। तो इन्होंने भी कहा, बिकॉज आई वॉज द विक्टिम ऑफ हेटर, आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू reverse that hatred and turn it to understanding, tolerance, and why not say into love। कि मैंने ये सब कुछ सहा है, मैं आप में से ही एक हूँ, और जो मैंने कुछ सहा है मैंने उसको समझ करके उसे टॉलरेंस में बदला, या फिर कहूँ कि मैंने उसको प्यार में बदला। एक पॉइंट है कि चीले हमारे किस स्टेट की तरह लगता है, अगर कंपेयर किया जाए चीले को इंडिया के साथ, तो ये केरला की तरह थोड़ा सा लगता है। अब बात आती है डेमोक्रेसी इन पोलैंड। पोलैंड एक ईस्टर्न यूरोप कंट्री है, और यहाँ पे भी डेमोक्रेसी की जो कहानी है बहुत अच्छी चलती है। पोलैंड इज अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोप। ड्यूरिंग 1980 इट वाज रूल्ड बाय पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी। एक वर्कर्स पार्टी थी यहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी थी बट वो, ठीक है। कम्युनिस्ट क्या होते हैं, कम्युनिस्ट में ये होता है कि सब कुछ अंडर दी स्टेट है। जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं अंडर द स्टेट हैं। किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे आज हम अपने अपने घरों में रहते हैं, तो उनके घर आपके घर आपके फादर्स के नाम होंगे या फिर आपके मदर के नाम होंगे। तो इसी तरीके से ये होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी। बट जब जिस कंट्री में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो, तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर होती है कि आप अपने नाम पे ज़मीन नहीं खरीदेंगे, स्टेट का है जो भी है, ठीक है। तो ये थी वो कम्युनिस्ट, वहाँ पे कम्युनिस्ट रूल चल रहा था। अब दिस पार्टी रूल्ड इन मैनी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। ये ऐसा नहीं था कि जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी ये खाली पोलैंड में ही काम कर रही थी, ये बाकी भी जो ईस्टर्न यूरोप में कुछ और भी कंट्रीज थी वहाँ पे भी ये अपना काम कर रही थी। इसमें एक बहुत बड़ा हाथ था यूएसएसआर का।
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, जो कि आज का रशिया है। तो रशिया की सपोर्ट इस पार्टी को मिलती थी क्योंकि रशिया भी एक कम्युनिस्ट नेशन था, वहाँ पे भी लोगों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं थे। तो रशिया सपोर्ट किया करता था। यहाँ पे था क्या कि फ्री टू चूज गवर्नमेंट, नो, वन पार्टी है उसी में वही आएगी। स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नो, अगर कहा तो जेल जाइए। इस तरह की पोलैंड में सिचुएशंस थी। सब चीज़ों में गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। इकोनॉमी ऐसी थी कि जितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी हैं गवर्नमेंट के अंडर अंडर है, फैक्ट्रीज हैं गवर्नमेंट के अंडर है, तो सब कुछ तो वहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर चल रहा था। अब आता है इनका टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट है क्या? 14 अगस्त 1980, द वर्कर्स ऑफ द लेनिन शिपयार्ड वेंट ऑन स्ट्राइक। एक लेनिन शिपयार्ड है डांस्क सिटी में। तो जो वहाँ के शिपयार्ड के वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। क्यों गए? एक क्रेन वर्कर्स थी जिसको उसके जॉब से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सो एज पर द रूल, हाँ, उनको जॉब से निकाल दिया था, तो वहाँ पे स्ट्राइक हुई। बट स्ट्राइक जो थी वो इलीगल मानी गई, क्योंकि कम्युनिस्ट नेशन में वहाँ पे लोगों को अपनी बात रखने के राइट्स नहीं थे। और पॉलिटिकल पार्टी के अलावा, रूलिंग पार्टी के अलावा, रूलिंग पार्टी के अलावा कोई और ट्रेड यूनियन बना नहीं सकता था। तो जो पार्टी गवर्न कर रही है उसी की ही ट्रेड यूनियन होगी, तो वो लोगों की बात करेगी? नहीं करेगी। वो अपने ट्रेड की बात करेगी, वो अपने इंटरेस्ट की बात करेगी, जो कि उसको ऊपर से बोला जा रहा है, वो उन्हीं की बात करेगी, वो लोगों के राइट्स की बात नहीं करेगी। तो ये स्ट्राइक चलती गई। फाइनली अब वो मैन आते हैं जिन्होंने इस स्ट्राइक को बड़े लेवल पे लेकर के गए। ये देख रहे हैं, एक है सॉलिडारिटी लिखा हुआ है पोलैंड की लैंग्वेज में। ले वलेशा, ये एक फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन थे शिपयार्ड के। इन्होंने स्ट्राइक को ज्वाइन किया क्योंकि इन्हें भी सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था 1973 में। तो ये भी आए इस लड़ाई में, ये भी कूद गए। सो ये बाद में धीरे धीरे ये सोलिडारिटी मूवमेंट के लीडर एमर्ज होकर के आ गए। जो सोलिडार, इसको पोलैंड में बोला जाता है सोलिडारनोस। इंग्लिश में इसका मतलब होता है सोलिडारिटी मूवमेंट। नाउ वर्कर स्टार्टेड डिमांडिंग। अब ये जितने भी वर्कर्स थे अब वो सब इकट्ठे होकर के आए, क्योंकि ये बात इस तरीके से हो गई जैसे 2011 में जब अन्ना हजारे राइट अपना अनशन पे बैठे थे, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में पूरा हर जगह से लोग आ गए थे। लोग इतने परेशान थे करप्शन से कि हर जगह से लोग आ गए थे अन्ना हजारे को सपोर्ट करने के लिए। तो कुछ इस टाइप का ही वहाँ पे भी हो रहा था कि राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन वर्कर्स ने डिमांड की कि हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि हम अपनी ट्रेड यूनियन जो हमारी बात रखना चाहती हो हम उसको फॉर्म कर सकें। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो राइट्स की बात कर रहे थे, कंट्री में रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी को लाने की बात कर रहे थे, तो उनको उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं आप उनको रिलीज कीजिए। और थर्ड उनकी डिमांड थी कि जो प्रेस के ऊपर सेंसरशिप है, सेंसरशिप के आप इंडिपेंडेंटली कुछ प्रिंट नहीं कर सकते हैं प्रेस में। आप जानते हैं कि किन कंट्री के इस पार्ट में गलत हो रहा है, बट आपने उसको नोटिस किया, वो आप भेजेंगे गवर्नमेंट के पास कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। गवर्नमेंट ने अगर आपको अलाउ किया तब आप छापेंगे, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। तो सेंसरशिप होती है, उसको कट कर दिया जाता है। तो इन्होंने तीन डिमांड की। एक तो क्या, ट्रेड यूनियन बनाने का मौका दिया जाए, राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। सेकंड, रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। थर्ड पॉइंट, एंड द सेंसरशिप ऑन प्रेस। अब ये लड़ाई बढ़ती गई, लोग आते गए जुड़ते गए, ये लड़ाई बढ़ती गई।
Finally, government had to give in. Workers won. वर्कर्स जीत जाते हैं एंड वलेशा ने साइन किए 21 पॉइंट्स एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज वर्कर्स राइट। ये 21 पॉइंट्स रिमेंबर रखना, क्योंकि ये फाइनल ईयर के में पूछा हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन कि वलेशा ने कितने पॉइंट्स साइन किए थे फॉर द वर्कर्स राइट्स टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। देयर वर 21 पॉइंट्स एग्रीमेंट, इट वाज 21 पॉइंट एग्रीमेंट, करेक्ट, जिसको बोला जाता है डांस्क एग्रीमेंट, साइंड ऑन 31st अगस्त 1980। ए न्यू ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड, सॉलिडारिटी, पोलैंड में सोलिडारनोस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोलिडारनोस्क। सो इट वाज अ बिग बिग विन बिकॉज इट वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन जो कि किसी कम्युनिस्ट नेशन में बनी थी। ईस्टर्न यूरोप की मोस्टली जो कंट्रीज थी वो कम्युनिस्ट थी, और पोलैंड में जो इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनी थी, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कम्युनिस्ट नेशन में कोई इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनी हो। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव द इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन इन द कम्युनिस्ट स्टेट, आंसर इज पोलैंड। विद इन 1 ईयर इट हैड 1 करोड़ मेंबर्स। सोचो, यूरोप में इतनी पॉपुलेशन कहाँ ना। तो इसकी जो फैन फॉलोइंग थी बहुत ज़्यादा थी। देन करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट वर रिवील्ड, क्योंकि इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन आई तो धीरे धीरे ये सब कुछ भी बाहर आना शुरू हो गया। क्योंकि जो सेंसरशिप थी प्रेस पे वो भी जब हटी, प्रेस ने भी छापना शुरू किया, जो उनको सही दिखा उन्होंने वो छापा। तो ये चीज़ें सामने आई कि गवर्नमेंट में कितना मिसमैनेजमेंट है, गवर्नमेंट में कितना भ्रष्टाचार है, कितना करप्शन है। और जब किसी गवर्नमेंट के बारे में इतना कुछ सामने आएगा तो लोगों का गुस्सा एक नेक्स्ट लेवल पे होगा कि वो अब तो फिर वो डेमोक्रेसी की ही मांग करेंगे, सीधी सीधी बात में। दिस मेड मैटर रोस्ट फॉर रूलर्स एंड हैंस द गवर्नमेंट ग्रू एंक्सियस एंड मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन दिसंबर 1981। क्योंकि जब भी ऐसा होगा, यही होगा, या तो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, या फिर गवर्नमेंट अगर पावरफुल है तो मार्शल लॉ टाइप कुछ भी इमरजेंसी टाइप लेकर के आ जाएगी। वही यहाँ पे हुआ कि गवर्नमेंट ने 1981 दिसंबर में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ सॉलिडारिटी मेंबर्स वर पुट इन प्रिजन्स, उनको जेल में डाल दिया गया। एंड अगेन बैन ऑन फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेशन, और फिर से वही दौर, काला दौर शुरू हो गया पोलैंड में, जिसके लिए पहले लोग डिमांड कर रहे थे कि ये कभी ना आए। क्या कि वहाँ पे जो फ्रीडम टू फॉर्म ऑर्गेनाइज थी वो बंद कर दिया गया, प्रोटेस्ट थे वो बंद कर दिए गए, एक्सप्रेशन नहीं कर सकते थे लोग अपनी बातों को। देन जनरल जुलेंस्की, प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1981 टू 1985 ये थे, ये इनके कार्यकाल में ही ऐसा हो रहा था। तो कौन थे उस टाइम पे पोलैंड के प्रेसिडेंट? जनरल जुलेस्की, जनरल जुलेस्की। लॉन्ग वेट टिल 1988, 85 तक वो रहे, और इन्होंने वेट किया फिर 1988 तक। और 1988 का टाइम ऐसा था कि पोलैंड वीक होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो यूएसएसआर से जो सपोर्ट था, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर भी काफ़ी वीक हो चुका था, लास्ट में आते आते 90s में आते आते यूएसएसआर वीक हो चुका था। तो यूएसएसआर से जो सपोर्ट आना था वो काफ़ी कम हो गया था, तो पोलिश गवर्नमेंट के पास अब इतना सपोर्ट बचा नहीं था। सो इट वॉज टफ टाइम फॉर यूएसएसआर एंड फॉर पोलैंड ऑल्सो। यूएसएसआर कोलैप्स होता है 1991 में 26 को। तो यूएसएसआर इनको अच्छा सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो अब राउंड ऑफ नेगोशिएशन चलते हैं पोलैंड में। उनमें से एक ले वलेशा के साथ किया जाता है, ठीक है, जिस एग्रीमेंट में ये 1989 में होता है फॉर फ्री इलेक्शन। ये एक अच्छा आउटकम आता है। सो सोलिडारिटी कॉन्टेस्टेड इलेक्शन ऑन ऑल 100 सीट, जिसमें से वो 99 जीतती है, ह्यूज। So it was first presidential election of Poland in which
मोर देन वन पार्टी कुड कॉन्टेस्ट। ये पोलैंड में पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऐसा हुआ था कि जिसमें एक से ज़्यादा पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही थी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर सकती थी, उसी के लोग होते थे, वो उन्हीं में से एक जीतना होता था और वही जो उनका स्टेब्लिश रूल था वो चलना था। बट पहली बार ऐसा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी की स्थापना हो जाती है। तो अभी तक हमने दो फीचर देखे डेमोक्रेसी के, एक देखा हमने चीले का, एक देखा हमने पोलैंड का। लेफ्ट साइड में चीले है, राइट साइड में पोलैंड है। चीले में हमने क्या देखा कि चीले की जो गवर्नमेंट थी, इट वाज लैंड बाय अयांदे, जो कि सोशलिस्ट थे। अयांदे वही हैं जो कि सोशलिस्ट थे। फिर वहाँ पे एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है जिसको रूल किया फिनोशे ने, जिन्होंने मिलिट्री कू किया। वहाँ पे फिर डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड हो गई। ये, और पोलैंड के सीन में हमने ये देखा कि वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हुई है फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की थी, देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसको लेव वलेशा लेकर के आए। लेव वलेशा इज दिस मैन। अब इनके रूल को अगर कंपेयर किया जाए चीले और पोलैंड के, सो चीले में मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। पोलैंड में पॉलिटिकल पार्टी तो थी मगर वो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसमें वन पार्टी रूल चल रहा था, जैसे कि चाइना में चलता है। फिनोशे चाइना में, चीले में आते हैं तो फिनोशे मेड नो क्लेम्स ऑफ बीइंग रूल्ड बाय पीपल। फिनोशे ने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया कि ये लोगों की जनरल विल पे बनी हुई गवर्नमेंट है। मगर पोलैंड में ऐसा फ्रेम किया जाता था कि ये जो गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी है, ये ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल बनी है। जबकि वो ट्रू सेंस में नहीं थी, क्योंकि ट्रू सेंस में तो ये है कि मैनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, और इनमें से जो आपको सही लगता है आप उनको चूज कर सकते हैं। बट पोलैंड के सिनेरियो में क्या था कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी में से आपको चूज करना है, और उस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, फेस बदलेंगे, स्टोरी वही थी। चीले में पीपल कुड नॉट चूज और फॉर्म रूलर्स, और यहाँ पे भी, दोनों में भी, पोलैंड में भी ऐसा ही था कि ना तो लोग चूज कर ही नहीं सकते थे, और चीले में रियल फ्रीडम नहीं थी। और सेम सेंस पोलैंड में भी चल रहा था। तो ना तो वो पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म कर सकते थे, और जो प्रोटेस्ट है नहीं कर सकते थे, पॉलिटिकल एक्शंस हैं नहीं कर सकते थे। तो इस तरह का रूल था दोनों नेशंस में। अब दोनों कंट्रीज की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी? हमारे सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं अयांदे। अयांदे वो जो कि सोशलिस्ट बाय हार्ट हैं। फिर हैं राइट में है वलेशा, लेव वलेशा वो हैं जो कि पोलैंड में बाद में आते हैं। और बीच में हमारे पास है बशेट, जो कि चीले की हैं, जो कि एयरफोर्स ऑफिसर की बेटी हैं। बाद में 2006 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उनमें वो जीत करके आई थी। तो अयान दे तो चाहते थे कि गवर्नमेंट कंट्रोल रहे, क्योंकि सोशलिस्ट थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल चाहते थे। वलेशा एक कंप्लीटली फ्री मार्केट चाहते थे। ठीक है, बट जो बशेट थी चीले की, वो कहीं ना कहीं मिडिल पाथ उन्होंने फाइंड किया, बुद्धा की तरह। मिक्स्ड इकोनॉमी पे उन्होंने फोकस किया कि हम अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर के चलेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हम इंडिया के सिनेरियो में भी पढ़ते हैं। आप काफ़ी अच्छे फैमिलियर हैं इंडिया के सिनेरियो से, कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबरशिप भी है। तो दोनों के पास राइट्स हैं इंडस्ट्रीज़ फॉर्म करने के। सो इट वॉज आवर फर्स्ट लेक्चर। आई होप आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आपका जो फीडबैक है आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। जो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं उनको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।